2025 का जो प्रीलिम्स आपका होने वाला है यूपी पीसीएस का, उसकी एक 150 दिन की एक प्लानिंग लेके हम लोग आए हैं कोचअप आईएएस पे। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये एक ब्रॉड गाइडलाइन है, इसको आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से ट्वीक कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो तो उसको नंबर ऑफ डेज आप उस हिसाब से एलोकेट करिएगा, ठीक है। ये एक ब्रॉड स्केच है बस। देखिए, प्रीलिम्स की अगर आप बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। पहला है एक सफिशिएंट कवरेज होना चाहिए आपका, जहाँ जहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कवरेज के साथ साथ जो दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो है क्या आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार पीसीएस में फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं और फैक्चुअल चीज़ें आपके दिमाग से स्किप हो जाती हैं। अनलाइक यूपीएससी ऑफ 2019 के पहले जैसा यूपीएससी आता था कि आप बहुत सारे ऑप्शंस में से एलिमिनेट करके और अपना आंसर निकाल लेते थे। लेकिन जब फैक्चुअल क्वेश्चन होता है तो या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, ठीक। तो इसके लिए आपको मल्टीपल रिवीजन्स की आवश्यकता होती है। तो दूसरी चीज़ आपको रिवीजन, और तीसरा खुद को टेस्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है कि ये कवरेज और रिवीजन करने के बाद आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके लिए आपको टेस्ट देना होता है। टेस्ट में कई चीज़ें आपकी चेक होती हैं, जैसे कि कितना आप रिकॉल कर पाते हैं, उस 2 घंटे में आप इमोशनली कितना इंटेलिजेंट हैं, जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशंस हैं, क्या उसमें ऐसा तो नहीं कि आप चक्कर आने लगता है आपको धूप में, आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आपको टेस्ट देना होता है। तो ये 3 चीज़ें या 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, कवरेज, रिवीजन और मॉक टेस्ट। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये 150 दिन का एक पूरा प्लानर बनाया है, और जिसमें बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता दूं इन स्टेजेस के बाद में, उसके बाद मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जो स्टेज 1 है आपकी, उस स्टेज 1 में हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, उन सब का कवरेज है, डिटेल्ड कवरेज है। उसके साथ साथ सबके सेक्शनल टेस्ट हैं, ठीक है। और उन सेक्शनल टेस्ट से क्या आपको डेराइव करना है, उसके लिए क्या रूट कॉज एनालिसिस आपको आरसीए मेथड में बताऊंगा कि आप फैक्ट में कहाँ पे आप इश्यूज आपके साथ आते हैं या आप कंसेप्ट पे लैग करते हैं। तो इन सब की बात होगी। स्टेज 1 जो है वो 95 to 100 डेज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। फिर आप स्टेज 2 में जाएंगे, जो कि क्विक रिवीजन और टेस्ट सीरीज की आपकी स्टेज होगी, 10 दिन की वो स्टेज होगी। फिर लास्ट में जाके स्टेज 3 में आपके पास 40 दिन बचेंगे, और वो 40 दिन बहुत क्रूशल होंगे आपके लिए, जहाँ पे आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे होंगे, साथ साथ आप सीसैट पे ध्यान दे रहे होंगे, और तीसरा कंपोनेंट वहाँ पे आपका होगा कि आप कैसे करंट अफेयर्स पे आपका कितना फोकस है, आप कितने रिवीजन उसके लगा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये 150 डेज का आपका प्लान है, और जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्टेज 1। अब स्टेज 1 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये आपका 95 to 96 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये स्टेज है क्या, जरा इसको देखिए। तो इसमें डेट वाइज पूरा आपका ये दिया हुआ है, पूरा ये चार्ट डेट वाइज दिया हुआ है। पहला सब्जेक्ट मान लीजिए आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो इसको 12 मई से 19 मई तक का समय दिया गया, ठीक है। अब 12 मई से 19 मई तक आप करेंगे क्या क्या। सबसे पहला काम जो आप, पहला टास्क जहां से आप स्टार्ट करेंगे 12 मई को, वो ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री के हो सकता है आपने कुछ सेल्फ नोट्स बनाए हो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है। तो अगर आपके पास वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेल्फ नोट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है सेल्फ मेड नोट्स, अगर ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड सेल्फ नोट्स आपके पास हैं, तो एक दिन के भीतर 12 मई, एक दिन के भीतर आप इसको पूरा रिवाइज कर डालिए। और देखिए मैं आपको बताऊं,
आप लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वॉल्यूम देख के आप डर जाते हैं, आप सोचते हैं कि एक दिन में ये कैसे होगा। देखिए, सब कुछ आपको याद नहीं रखना है बिल्कुल एज इट इज, आपको वहां पे देख के पहचानना भी तो है ऑप्शन में से। मेंस नहीं है जो सब कुछ आपको दिमाग में रखना है, देख के पहचानना है आपको 4 ऑप्शंस में से। तो एक दिन में आपको जितनी भी स्पीड आपको लगानी पड़े आप लगाइए, लेकिन विद इन 1 डे आपके जो सेल्फ मेड नोट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, आप उसका रिवीजन कर डालेंगे। ठीक है। अब हो सकता है किसी को इसमें 8 घंटे लगाने पड़े, किसी को 10 घंटे लगाने पड़े, वो अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है। समझ रहे हैं आप बात। 12 मई को आप सेल्फ मेड नोट्स जो है ये इसका रिवीजन पूरा कर डालेंगे, और फिर रात को सोते समय आपको अपना स्टेटस अपडेट करना होगा, और ये आपको ऐसे स्टेटस आपको अपडेट करना होगा। मैं गारंटी लेता हूं अगर 12 मई से 11 अक्टूबर तक ये सारे टिक्स आपके लगते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका प्रीलिम्स होने से रोक दे। आपको कोई ताकत नहीं है जो होने से रोक दे। ये आप पे निर्भर करता है कि ये लगते हैं कि नहीं लगते हैं। हाँ, आज तो पहला काम आपने क्या कर लिया, सेल्फ मेड नोट्स जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका आपने एक दिन के भीतर रिवीजन कर लिया। अब 13 मई से 17 मई ये कितने दिन हुए आपके, 5 दिन हुए। 13, 14, 15, 16, 17, 5 दिन हुए। अब 5 दिन के भीतर आपको क्या क्या काम करना है ये समझिए। पहली चीज़ तो आप सब लोग एक घटना चक्र पॉइंटर की बुक आती है, कंपाइल्ड भी आती है, और किसी किसी के पास हो सकता है सेपरेट उसका दिया हो अलग अलग। जैसे इंग्लिश मीडियम में अगर आपको कंपाइल्ड वर्जन ना मिले तो सेपरेट मिल जाएगा, वो आप लोग मार्केट से देख लीजिएगा। घटना चक्र का पॉइंटर ले लीजिए। ठीक, करीब करीब 500 पेजेस है इसमें। एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊं तो कंपाइल्ड वाला जो वर्जन है उसमें 503 पेज है। ठीक, फिर 503 पेज में टोटल की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से आप घटना चक्र पूर्वालोकन की बात करेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स की घटना चक्र पूर्वालोकन में 3000 पेजेस है। तो टोटल मिला के घटना चक्र पूर्वालोकन और ये पॉइंटर 3500 पेज हो जाएंगे आपके। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी स्टेज 1 है उसमें हम 3500 पेजेस का कवरेज करेंगे। अब कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पे। तो मैंने बताया था 13 मई से 17 मई 5 दिन है आपके पास। अब 5 दिन में आप क्या करिए, 5 दिन में सबसे पहले तो आप घटना चक्र पॉइंटर उठाइए और एंशिएंट हिस्ट्री वाला घटना चक्र पॉइंटर कर डालिए, सबसे पहले उसको कर डालिए। ठीक है। उसको करने के बाद ये 5 दिन आपको कम से कम 50 पेजेस घटना चक्र पूर्वालोकन के करने होंगे एंशिएंट हिस्ट्री वाले पार्ट के। अब एक चीज समझिए, आपको ये 50 पेजेस बहुत बड़ा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये 50 पेजेस कैसे हैं, जब आप दोनों साइड काउंट करते हैं। अगर आप इन दो को एक पेज मानेंगे तो ये 25 पेजेस हुए आपके। ठीक है। 25 पेज वो भी घटना चक्र पूर्वालोकन, जिसमें बहुत सारा रिपीटेड होता है आपका, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो 25 पेज बहुत इजी है आपके लिए करना। ठीक है। तो 50 पेजेस पर डे घटना चक्र पूर्वालोकन को आपको करना ही करना है। इसको आप बिल्कुल भी, अगर आप में सीरियस जो एस्पिरेंट है वो 2 से 3 घंटा भी अगर देंगे तो 2 से 3 घंटे के काम है ये, उससे ज़्यादा का काम नहीं है। आप अटके रहे जबरदस्ती उसी चीज़ को बार बार रिपीट होते हैं। एक क्वेश्चन 3 या 4 बार उसी तरीके से पूछता है। आप अपने साथ पेंसिल लेके कुछ ऐसा लेके बैठ सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तीसरी चौथी बार आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, ताकि अगली बार रिवीजन में वो चीज़ आप आपको ध्यान मत, एक कर लिया फिर दूसरा तीसरा करने की जरूरत है। ठीक है। तो पॉइंटर कर लिया, 50 पेज आपने घटना चक्र पूर्वालोकन के कर लिए। उसके साथ साथ अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की, मान लीजिए आर्य शर्मा किसी ने पढ़ी है, जो भी स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ी है, यदि पढ़ी है तो उसको वापस आप जाके रिवाइज करेंगे। यदि नहीं पढ़ी है तो अब रिवीजन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर पढ़ी है तो उसको रिवाइज करो। तो फिर आप बेसिक नोट्स और पॉइंटर पे ही डिपेंडेंट रहे और अलावा कुछ नया ऐड नहीं करना। और अगर मान लीजिए सर कि उन्होंने बेसिक नोट्स, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बेसिक नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट किताब से ही पढ़ा होगा। तो आपका बेसिक नोट्स का मतलब बेसिक सोर्स किताब भी हो सकता है, बेसिक सोर्स आपका नोट्स भी हो नोट्स सकता है। पर
जिसको भी आपने अपना बेसिक बनाया उसको पकड़ के, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल कोई नई चीज बिल्कुल। कि किसी ने कह दिया कि अरे यार वो तो बड़ी एक अच्छी सी किताब आई हुई है एनसीईआरटी की, चलो उसको देख लें, एक दिन भी नहीं खराब करना उसके पीछे, क्योंकि जो आपने एक साल अपने जीवन में किया है, भरोसा रखिए कि अगले 4 महीने आपके वही काम आने वाला है, या आपने जो 2 साल किया वही काम आने वाला है। अचानक से लास्ट में आपके कोई ऐसा मैजिक नहीं होने वाला है कि कुछ नया होगा। जो आपने अभी तक किया उसी पे भरोसा रखिए, उसी से एग्जाम लिखिए। और ऐसा कई बार होगा कि आपको कई लोग कई चीज़ें बताएंगे कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, पापा आपको वीडियो, मामा वीडियो, हाँ उसका वीडियो, जीजा वीडियो, कोई वीडियो नहीं करनी है, तो बकवास, वो सब सब bullshit। उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो आपने काम किया है, मेहनत की है, उस पर आपको उस पर रिलाई करिए आपको, ठीक है। फिर मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड बुक भी कर ली, अब ये चीज़ें आपने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया, सारा एंशिएंट हिस्ट्री का पॉइंटर कंप्लीट कर लिया, पूर्वालोकन कंप्लीट कर लिया, स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट कर ली। जो 5वें दिन की शाम होगी, इवनिंग होगी, इवनिंग के बाद से मतलब 17 मई की जो रात होगी, इस टाइम में आपको क्या करना है, यही चीजें जो पिछले 4 और 5 दिन से आप कर रहे थे, इसका एक क्विक रिवीजन लेना है। 6 से 7 घंटे में सारा रिवाइज कर डालना है आपको, ठीक है। एक क्विक रिवीजन लीजिए इसका, 6 से 7 घंटे में सारा रिवाइज कर डालिए। फिर आप अगले दिन कोचअप आईएएस आएंगे। 18 मई को आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, पहला सेक्शनल टेस्ट 1। आपने एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट 1 लगाया। देखिए कई बार कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप लोग नंबर ऑफ टेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं कि हमने कितने टेस्ट लगाए, हमने 100 टेस्ट लगाए, हमने 75 टेस्ट लगाए। टेस्ट लगाना केवल खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या टेस्ट लगा के आप अपनी वीकनेसेस फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट वो है। और उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके क्या आप उन पे काम कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लूप को क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। केवल कोई टास्क कर लीजिए करने के लिए क्योंकि वो चला आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। आप समझिए कि ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने मॉक टेस्ट लगाया, अब अगला जो उस पर काम करना है वह रूट कॉज एनालिसिस, RCA। अब देखिए ये क्या है। आपने पेपर दिया, आपको मॉडल आंसर मिला, आपने चेक किया, देखा कि आप कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लैग कर रहे हो, कितना सही है कितना गलत है। वो तो एक साधारण प्रक्रिया है कि इतने क्वेश्चन सही हुए, इतने क्वेश्चन गलत हुए। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप ये एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट लगाते समय क्या आप कंसेप्ट वाइज परेशान हो रहे थे, या ऐसे कुछ फैक्ट्स थे जिनको आपने पढ़ा तो था लेकिन जिसको आप रिकॉल नहीं कर पाए, या आप प्रेशर में वहां पे कंफ्यूज हो गए और उसके कारण आपने गलत कर दिया, या आप कंसेप्ट्स पे भी आपको इश्यूज आ रहे हैं और फैक्ट्स पे भी आपको इश्यूज आ रहे हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको हो सकता है आप खुद से अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आपको अपने मेंटोर के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ 1 to 1 बैठना पड़ेगा। और ये आइडेंटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने टेस्ट लगाए, फर्क ये पड़ता है कि क्या आपने सीखा उससे। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कंसेप्ट वाइज इश्यू आ रहा है कि फैक्ट वाइज इश्यू आ रहा है कि दोनों। अब अगला काम क्या करना है, इसी दिन 18 मई के दिन ही जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये आइडेंटिफाई किया कि आप फैक्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, आपने पढ़ा था, रिवाइज किया था, 2 बार रिवाइज किया था, लेकिन फैक्ट्स जब टेस्ट पेपर में पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। आपका ये डायग्नोसिस रहा, तो आप क्या करेंगे, उसी रात में 18 मई की ही रात को फिर से रिवाइज करेंगे जो सारा कंटेंट अभी आपने ऊपर किया था। और रिवाइज करते टाइम जहां जहां पे जो भी फैक्ट्स दिए हैं उन पे आपका स्पेशल फोकस रहना चाहिए, और आप ऐसे एक
नोट्स टाइप का बना लीजिए जिसमें उन फैक्ट्स को लिखते चलिए। समझ पा रहे हैं आप? या तो वहीं पे हाईलाइट कर लीजिए या तो लिखते चलिए, क्योंकि फैक्ट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, हाईलाइट ना करें, लिखते चलिए, लिखते चलो, सेपरेट सेपरेट लिखते चलो। पतली सी शीट लेके उस पर आप लिखना। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये इशू था, फैक्ट्स रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, आपने एक सेपरेट 1 पेजर ऐसे कोई कॉपी बनाई, पतली सी कॉपी बनाई और उस पर आप लिखते गए। 18 मई की रात को ये काम आपने कंप्लीट किया। फिर उसी रात को आपको जो ये सेक्शनल टेस्ट मिला था और इसका जो मॉडल आंसर मिला था, इसमें पर क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा। आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, जितने भी कीवर्ड्स हैं उसमें, जितने भी कीवर्ड्स हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आपको आता है या नहीं आता है, सारे कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए और उन कीवर्ड्स को आप 1 लाइनर वहीं पे आप उनके पॉइंटर नोट्स बनाते चलिए। ये पॉइंटर नोट्स, समझ रहे हैं आप बात को? कंसाइज होना चाहिए। बहुत कंसाइज। मतलब जैसे अगर लिखा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में द फॉलोइंग लीडर्स है द कंट्रीब्यूशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया, तो उस 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक लाइन ही उनके बारे में लिखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक ही लाइन लिखना है कि 1942 में स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एकदम एक लाइन में, 1 लाइनर नोट। 1 लाइन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका पूरा डिटेल लिख लें, फिर वो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। और 1 लाइनर नोट विल हेल्प यू। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आपको ऑप्शन देख के रिकॉल करना है चीज़ों को। तो जब आप 1 लाइनर पढ़े रहेंगे तो आप डेफिनेटली उसको रिकॉल कर जाएंगे जब वो ऑप्शन आएगा। हम लोग आपको उस 1 लाइनर के जैसे 2 या 3 क्वेश्चन का सैंपल लेके और कैसे 1 लाइनर बनाना है वो हम लोग आपके पीडीएफ में बना देंगे कि दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद एनालिसिस करने लगेंगे। लेकिन पूरे 150 क्वेश्चन के लिए प्रत्येक क्वेश्चन चाहे वो आपको आ रहा हो या वो आपको ना आ रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सप्लेनेशन प्रत्येक पॉइंट मतलब टर्म्स, जो टर्म्स आपको कहीं भी लगता है कि उसमें 10% भी आपके भूलने के चांस है, उसको डेफिनेट आप ले जाके और पॉइंटर नोट्स करें। और इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाइए। मैं टेस्ट सीरीज पेपर पे क्यों मतलब ऐसा नहीं बोलता हूँ बनाने के लिए, कई बार ऐसा होता है, ईश्वर न करे कि किसी का 2025 में ना निकले, तो वो पेपर तो 2025 तक आप पिक्चर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने एक सेपरेट पतली सी नोट्स बना ली जिसका आप लोगों ने मतलब नाम ही रख दिया है ना, पॉइंटर्स विद टर्मिनोलॉजी, कुछ भी समथिंग ऐसा, वो आप रखेंगे, वो आप कोई भी टेस्ट देंगे तो आप उसके अंदर बार बार एनरिचमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अगला सेक्शनल टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देंगे हिस्ट्री का, तो आपके पास अगर एक कॉपी रहेगी तो आप वहाँ ले जाके एनरिचमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में एनरिचमेंट करेंगे सर, तो वो दिक्कत आ थोड़ा सकती है अनअरेंज, कि हाँ कि वो फिर 3 एसटी मतलब सेक्शनल टेस्ट के पेपर सेग्रीगेट रहेंगे, उनको इकट्ठा करना, दैट कुड बी सम टाइम अनमैनेजेबल। तो जैसा कि सर ने बताया आप लोगों को कि आप पॉइंटर नोट्स की एक अलग से कॉपी बना लीजिए। पतली सी या लूज शीट बना लीजिए, है ना सर? और हाँ जी बिल्कुल सर, और ये ध्यान रखिएगा कि पॉइंटर नोट्स माने क्या, हमारा पर्पस क्या है, उसमें पता लगा पूरा पत्रा छाप दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। पॉइंटर नोट्स माने पॉइंटर नोट्स, जैसा कि सर ने अभी समझाया आप लोगों का, उसका सैंपल भी हम लोग आपको दे देंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेक्शनल टेस्ट लगाया, साथ में क्या किया था, रिवीजन किया था, फिर से रिवीजन किया था, और उस पार्ट पे आपने स्पेशल फोकस किया था जहाँ पे आपको इश्यूज थे फैक्ट्स पे, है ना। अगले दिन फिर आए 19 मई को, फिर से एक सेक्शनल टेस्ट लगाया और इसी प्रोसेस को आपने रिपीट किया, रूट कॉज एनालिसिस किया और फिर उसके पॉइंटर नोट्स बनाए। अब जाके आपका ये लूप क्लोज होता है फॉर द एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं कि क्या करना है आपको, एकदम क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछिए। बताइए। फिर से रिपीट करता हूं मैं, डे 1 आपके जो भी बेसिक नोट्स होते हैं, डे 1 मई 12 को आपको उसको कंप्लीट कर लेना है, उसका सारा रिवीजन कर डालना है। ठीक है, फिर 13 मई से 17 मई आपके पास ये चीज़ें हैं, एक घटना चक्र पॉइंटर होगा, 50 पेजेस आप डेली बेसिस पे करेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपकी अगर स्टैंडर्ड बुक से आपने पढ़ा है तो वो चीज़, 3 चीज़ें आपको करनी है। 17 की रात में इसका रिवीजन करना है
18 की सुबह आके आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, फिर आपको रूट कॉज एनालिसिस करना है, वापस उसी रात को रिवीजन करना है और साथ साथ पॉइंटर नोट्स बनाने हैं। अगले दिन फिर आना है, सेक्शनल टेस्ट 2 लगाना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है और पॉइंटर नोट्स बनाने हैं। अब ये एंशिएंट हिस्ट्री स्टेज 1 में हमने कंप्लीट कर लिया। अब हाँ, अब इसको क्लोज माना। इस सब्जेक्ट को हम क्लोज मानेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको अभी भी कहीं कहीं अपने ऊपर हल्का फुल्का हो कि यार ये वाला एरिया है जो थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आपसे कमीशन भी 60 पैसा 70% मांगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस पर भरोसा रखिए कि आपने जो काम किया है बिल्कुल सही प्रोसेस है ना। बिल्कुल, ये एटीट्यूड जो होता है ना कि परफेक्ट बनना है हमको, परफेक्ट इल्यूजन होता है ना। तो जो डिमांड है बस उतनी ही सप्लाई करनी है, ओवर सप्लाई करके भी क्या करना है, उससे कुछ हासिल तो हो जाना है, ठीक है। अब प्रीलिम्स में मान लो 150 क्वेश्चन सही भी कर दिया तो उससे क्या भी फायदा होने वाला है तुम लोगों का, ठीक है ना। चलिए, तो अब चलते हैं फिर। 12 मई से स्टार्ट किया था, एक हफ्ते में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को जांच बिठा देंगे कि ऐसा कैसे हो गया। कमीशन वाले जांच में बैठा देंगे, वो इस पर जांच नहीं बैठाएंगे, उन्होंने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, तुमने 150 कैसे कर दिया, सही कर दिए। इस पर जरूर जांच बैठा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं 20 मई से 25 मई तक हम मिडिवल हिस्ट्री को देखेंगे। अगेन जो हमारा मॉडस ऑपरेंडी है, जो हमारे काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल वैसे ही है। पहले दिन 20 मई को हमने क्या किया, जो हमारे सेल्फ नोट्स थे या जो बेसिक नोट्स थे हमने उसको रिवाइज किया। फिर हमने इसमें 3 दिन दिए, पॉइंटर्स को किया, 50 पेजेस हम पर डे बेसिस पे पूर्वालोकन के कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक कर रहे हैं। 23 मई की रात को इसका रिवीजन कर रहे हैं, 24 मई को आके एसटी दे रहे हैं, इसका एसटी देने के बाद रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, पॉइंटर नोट्स बना रहे हैं, फिर से 25 मई को ये, ठीक है। अब मिडिवल हिस्ट्री करने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अगेन आप देखिए 26 मई से 7 जून। अच्छा, ये बहुत साइंटिफिकली मैंने ये पूरा बाइफर्केशन किया है आप लोगों का, ऐसा नहीं है कि जितने दिन जिसमें लगने चाहिए उतना ही डेज लिक्विड हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा समय लगता है तो वहाँ पे ज़्यादा समय दिया गया है। अभी आप देखेंगे ज्योग्राफी में भी, हाँ वेटेज ज़्यादा है उसका, मेनली वेटेज ज़्यादा है तो सर ने फिर उसी हिसाब से टाइम अलॉटमेंट किया है। अब ठीक। पता चला तुम एनसीईआरटी में ही 15 दिन लगाए पड़े हो, क्वेश्चन आएगा दो, तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज वेरी लो। भाई जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं सर ने वहाँ बहुत टाइम दिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगेन 26 मई से 7 जून तक, फिर से वही प्रोसेस पूरा, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट क्लोज हो गया आपका बाय 7 जून। कब स्टार्ट किया था आपने, 12 मई, 7 जून को क्लोज हो गया। जब मैं कह रहा हूँ क्लोज हो गया तो इसका मतलब क्या है, आपने केवल पढ़ा नहीं है, आपने सबके 2-2 टेस्ट लगाए हैं, अपनी कमी पे काम किया है, ठीक है। वो पूरा लूप क्लोज हो गया। और अभी आप देखेंगे अब कि लूप अभी आधा ही क्लोज हुआ है। स्टेज 2 स्टेज 3 में फिर से हम इस पे काम करेंगे, स्टेज 1 में है हम, फिर स्टार्ट होगा आपका ज्योग्राफी। और कृपया करके सीक्वेंस यही रखिएगा, हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी, ठीक है। तो 8 जून से 25 जून तक ये आपका ज्योग्राफी चलेगा। ज्योग्राफी में दोनों पार्ट हैं, इंडियन वाला पार्ट है और वर्ल्ड वाला पार्ट है, दोनों पार्ट है। फिर से वही अपना प्रोसेस रहेगा, सेल्फ नोट्स करने हैं आपको एक ही दिन के भीतर। अच्छा, एक दिन क्यों दिया गया, आपने खुद से बनाए हैं ना, खुद से बनाया है आपने तो कम समय लगेगा आपको, खुद से बनाए नोट्स में हमेशा कम समय लगता है। फिर 9 जून से 23 जून तक उसी प्रोसेस को रिपीट किया जैसा मैं आपको अभी पहले ऊपर बता चुका हूँ। जून 24 जून 25 में सेक्शनल टेस्ट लगाए, रूट कॉज एनालिसिस किया और पॉइंटर नोट्स बनाए। किसी को कोई इशू आ रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताइए अभी, क्योंकि स्टेज 1 क्लोज होने जा रहा है धीरे धीरे। एक चीज और भी है, हो सकता है कि किसी का एक दिन की जगह 1.25 दिन या 1.5 दिन लग जाए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो 1.25 दिन 1.5 दिन भी लग सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, सब माइंडसेट का गेम है। सुबह अगर तुम सोच के बैठ गए, सुबह 7 बजे उठा और हम लोग मतलब भोजपुरी में चुटकी मार के बैठ जाए, भाई आज इसको खत्म करके उठेंगे चाहे कुछ भी हो। अगर ये दिमाग में लेके बैठ गए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, शाम तक होते होते
तक होते होते मैक्सिमम चीजें उसकी खत्म हो जाएंगी। अगर इन केस बच भी गया कुछ तो हल्का फुल्का अगले 1-2 घंटा और लग सकता है, अदरवाइज खत्म हो जाता है। बट गेम ये है कि तुम उसको अगर इस माइंडसेट के साथ बैठे हो कि खत्म करना है, तो ना तो तुम मोबाइल यूज करोगे, है ना तो तुम्हारे XYZ का फोन आएगा, ना कोई मैसेजेस आएंगे, ना कोई चैट होगा, ना कोई डीपी देखोगे, ना घर वाले कोई काम देंगे, घर वाले काम दे झटक दो, चलो नहीं करेंगे, है ना। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जिंदगी भर तुम्हारा काम करो, कि जिसके लिए बनाया गया वो करो। बनाया किसके लिए गया? 2 साल 3 साल अपनी लाइफ का दिया एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए ना। तुम्हारी सब्जी अगर आज नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह ये सोच के बैठना है, ये खोपड़ी में डाल लेना है कि भाई शाम होते होते तक इनको निपटा ही डालूंगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है। और अगर आप सोचिए कि एक दिन में पाकिस्तान की 4 एयरफील्ड्स उड़ाई जा सकती हैं तो बेसिक नोट्स तो आप कर ही सकते हैं एक दिन में, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने इतना जोन आपको दिया है कि अगर कुछ इधर ऊपर नीचे होता भी है तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें याद रखिएगा इसमें। अगर मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री में किसी दिन आपका ये टिक नहीं लगा तो आप डीमोटिवेट मत होइए, डीमोटिवेट नहीं होना है। मान लीजिए 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, तो आके अपने मेंटोर से मिलिए तुरंत। ये जो पैसेज होगा ना जहाँ पे आप डीमोटिवेटेड होके अपना काम नहीं करेंगे, इसको लंबा मत खींचने दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन, क्योंकि हो सकता है और बहुत नेचुरल है कि आप किसी दिन एक काम को ना कर पाए, तो अगले दिन आके मिलिए, वो आपको रास्ता बताएगा कि कैसे आपको आगे काम करना है। समझ में आ रही बात? ये लंबा जो गैप हो जाता है। फॉर्मेट दूंगा मनीष जी, हाँ जी सर, इनको मैं एक फॉर्मेट दूंगा जिस फॉर्मेट में इन लोगों को डेली अपडेट करना। अपडेट करता हूँ। वी शैल प्रोवाइड यू अ फॉर्मेट। अभी ये ग्रुप जो बनेगा हाँ। उसमें 2025 प्रीलिम्स रहेंगे, उसमें एक मैं फॉर्मेट डालूंगा जो ऑलरेडी काफी बच्चे को भेजते हैं। वो फॉर्मेट में सभी लोग जो इस बार 25 दे रहे हैं वो लोग अपडेट करेंगे, जो नहीं दे रहे उनकी तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जो दे रहे हैं वो अपडेट करेंगे। फिर 26 जून से और 10 जुलाई तक आपको क्या करना होगा? पॉलिटी। अगेन पॉलिटी में वही सब चीज़ें मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है पॉलिटी में, ठीक। अब देखिए जुलाई के एंड में आपका कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स का भी मटेरियल आ चुका होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस उसी हिसाब से करना है आपको, मैं अभी बताऊंगा। 11 जुलाई से 28 जुलाई तक साइंस को ज़्यादा समय दिया गया है क्योंकि आप घटनाचक्र पूर्वालोकन उसका देखेंगे तो काफ़ी बल्कि है और साइंस से ठीक ठाक क्वेश्चन भी आते हैं, खासकर बायो वाले पार्ट से, ठीक। कुछ लोग इसमें यूपीएससी वाले होंगे। अब यूपीएससी वाले होंगे तो उसमें टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, साइंस से यदा कदा पूछ लिया गया, इसमें साइंस से पूछा जाता है, तो उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया होगा साइंस पे, तो इसीलिए उस हिसाब से टाइम एलोकेशन यहाँ पे किया गया है। अगेन तरीका वही रहेगा, बेसिक नोट्स, पॉइंटर, पूर्वालोकन, स्टैंडर्ड बुक, एसटी लगाना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है, पॉइंटर नोट्स बनाना है। फिर इन्वायरमेंट 29 जून से 5 अगस्त तक इन्वायरमेंट पे ये काम करना है, ठीक। फिर आपका आएगा यूपी स्पेशल 6 अगस्त से 15 अगस्त तक। 15 अगस्त को आपको आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है ना। 15 अगस्त को आप आज़ाद हो जाएंगे, अमृतकाल आ जाएगा। स्टेज 1 इसके बाद अगस्त 16 से अगस्त 22 यहाँ तक आपकी जो हाफ ईयरली आई दृष्टि आती है, आंख वाली दृष्टि जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आ जाएगी क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम होना है जुलाई के एंड में, तो वो आ चुकी होगी। तो 16 से 22, इनफैक्ट यहाँ पे 7 दिन लिखा गया है, 6 दिन, 6 दिन में आपको एक बार ये पूरी आई दृष्टि कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक तरीका होता है, आप एक तरफ से मत जुट जाइएगा कि पेज 1 से और पूरा 300 पेज खींचते चले गए। आप उसमें डायमेंशंस होंगे, जैसे कुछ डायमेंशन होंगे, पॉलिटी की न्यूज़ होगी, मान लो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ होगी, ठीक है, डेज वाली न्यूज़ होगी, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई न्यूज़ होगी। तो मान लीजिए इसमें टोटल आपके पास 200 पेजेस है, ठीक है, हाँ 200 पेजेस हैं और आपके पास 6 दिन है,
तो आपको पर डे का टारगेट तो पता चल गया कि पर डे आपको कितना करना है बताइए। किसकी गणित अच्छी, सी सेट देना है कि नहीं? 35 पेज के करीब करीब करना है आप, ठीक। अब ये 35 पेज, पेज 1 से पेज 35 तक नहीं रहेगा। आप 4 पेज यहां से करिए, 5 पेज यहां से करिए, 3 पेज यहां से करिए, 2 पेज यहां से करिए। इससे क्या होगा कि एक ही तरीके की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते आप सैचुरेट हो जाते हैं। जब आप बदल के पढ़ेंगे, IR पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, डेज पढ़ेंगे, तो आप बोर नहीं होंगे। और इसका एक चार्ट बना लीजिए, आप पूरा चार्ट बना लीजिए कि डे 1 जो होगा 16 अगस्त होगा। 16 अगस्त में IR के मैं 4 पेज पढ़ूंगा, इसके 5 पेज पढ़ूंगा, और टोटल एक दिन में मैं 35 पेज पढ़ूंगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? 6 दिन में इसको खत्म करिए, 7वें दिन इसको पूरा रिवाइज करिए, और फिर आप इंटर करेंगे स्टेज 2 पे। स्टेज 1 में क्या क्या हो गया अब आप देखिए, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए, करंट अफेयर्स भी कवर हो गया, ठीक है, विद सेक्शनल टेस्ट। सारे के सेक्शनल टेस्ट भी आपने दे दिए, रूट कॉज एनालिसिस कर लिया, और उसके पॉइंटर नोट्स भी बना लिए, ठीक है। आगे बढ़े। अब आप आए स्टेज 2 पे। ये स्टेज 2 आपकी केवल 10 दिन की स्टेज है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये स्टेज बहुत क्विक रिवीजन की है और एक एक टेस्ट लगाने की है। देखिए कैसे इसमें काम होगा। 22 अगस्त को आपका रिवीजन पूरा हुआ था करंट अफेयर्स का, वहां पे 23 अगस्त को आप क्या करेंगे, पूरा दिन 22 अगस्त की रात से 23 अगस्त की शाम तक आपने करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन किया। इवनिंग में आके आप करंट अफेयर्स का सेक्शनल टेस्ट दे देंगे पूरा, और फिर वही रूट कॉज एनालिसिस और पॉइंटर नोट्स बनाएंगे। अगले दिन 24 अगस्त को अब देखिए, शाम को यहाँ से आप गए, और ये काम आई थिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे तक निपटा देंगे। 11 बजे रात से अगले दिन मान लीजिए आप 5 बजे टेस्ट लगाने आते हैं, तो 5 बजे तक का आपको टाइम रहेगा किस चीज़ का, एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करने का। एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करिए, उसका ST लगाइए, रूट कॉज एनालिसिस करिए, पॉइंटर नोट्स बनाते जाइए। अब आपके पास इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं पहले, तो बहुत समय नहीं लगने वाला। एक सब्जेक्ट पे अब 3 सेक्शनल टेस्ट होते हैं। ये तीसरा सेक्शनल टेस्ट अगर आइडियली आप देखेंगे तो दो हाँ, हमने इधर ले पहले ले लिया लिया स्टेज 1 में, स्टेज 2 में ये थर्ड ST हो गया। तो सेक्शनल टेस्ट पे ही आप सब्जेक्ट के ऊपर बढ़िया पकड़ बना, ठीक। इसी तरीके से अगर आप देखिए 25 अगस्त को आप मिडिवल हिस्ट्री का देंगे, 26 अगस्त को आप मॉडर्न हिस्ट्री देंगे, 27 अगस्त को ज्योग्राफी देंगे, 28 को पॉलिटी, 29 को साइंस, 30 को इन्वायरमेंट, 31 को UP स्पेशल, और 1 सितंबर को अगर कुछ बचा होगा इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, फिर से जो आपने पिछले 95 दिन में किया था, उस 95 दिन को 10 दिन में समेट दे रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। क्लियर है बात? तो पूरी तरीके से अगर हम कहें तो स्टेज 1 को 10 दिन में फिर से क्या कर रहे हैं आप, पूरा वापस उसको गो थ्रू हो रहे हैं। ये है स्टेज 2 आपकी 10 दिन की। अब आपको इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ डेज बचेंगे वो होंगे 40, और यहाँ पे आपकी सबसे क्रूशल स्टेज स्टार्ट होगी, स्टेज 3। स्टेज 3 जो है इसमें लास्ट के 40 दिन। अब ये लास्ट के 40 दिन पे आपको क्या करना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप आखिरी में कैसे परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको अपना एक पर्सनल अनुभव साझा करता हूं। UPSC का एक प्रीलिम्स मैंने दिया, बहुत पहले की बात है, तब बाल मेरे इतने सफ़ेद नहीं हुआ करते थे। 2016 और उसमें कुछ ऐसा हुआ कि किन्हीं कारणोंवश मैं पढ़ नहीं पाया प्रीलिम्स के थोड़ा पहले तक। 38 या 39 दिन बचे थे। एक दिन रात में आया कि अभी तो एग्ज़ाम भी देना है, तो अगले दिन मैं गया मार्केट से और कुछ सोर्सेस में उठा के लाया। मात्र उन 38 दिनों में
8 से 10 घंटे में पढ़ाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। इसका मतलब आपके लिए आखिरी के जो 2 महीने होते हैं, आखिरी के जो 40-50 दिन में, उसमें आप कैसा भागते हैं, इस पे निर्भर होगा कि आप रेस जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ तक आते आते डीमोटिवेट हो जाए, तो छोड़ दीजिए कि अगर आपसे स्टेज 1 नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, स्टेज 2 नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। 40 दिन है हमारे पास, ये लड़ाई हम 40 दिन में लड़ेंगे। अगर शहीद मरना भी है तो ये तो ना हो कि कायर की मौत मरे, है ना, वीर गति को प्राप्त हो, लड़ते लड़ते मरे। तो ये 40 दिन भी इनफ होगा। लेकिन ये कतई मेरा ऐसा कहना नहीं है कि आप लोग ये मान के चले कि हम 40 दिन में सब कर लेंगे। हाँ, प्लान ही 40 दिन का करें और तब तक इधर रोज़ सोशल मीडिया और ये सब आपका चलता रहे। इसको बंद करिए, बिल्कुल इसी तरीके से चलिएगा, ठीक है। स्टेज 3 में आपको करना क्या है, इसको आप 36 और 4 दिन में बांट लीजिए। स्टार्टिंग के 36 डेज आपको क्या करना है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, और जैसा कि मैंने भी लिखा भी है यहाँ पे, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे आपको स्पेशल फोकस देना है, इसके मल्टीपल रिवीजन करने हैं। अभी इसका भी बाइफर्केशन मैं आपको बताऊंगा, अभी समझ लीजिए क्या क्या करना है यहाँ पे। करंट अफेयर्स करना है, कम से कम 15 FLTs करने हैं, फुल लेंथ टेस्ट करने हैं, और वही अपना RCA और पॉइंटर नोट्स का प्रोसेस करते रहना। मतलब यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी जब हम करेंगे तो हम उसको रूट कॉज एनालिसिस यहाँ भी करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग उसके पॉइंटर नोट्स बनाएंगे। पॉइंटर नोट्स, मतलब ये आप आदत डालिए, चाहे आपका क्लास असेसमेंट भी क्यों ना हो रहा, क्लास असेसमेंट में भी आप ये अपनी आदत डाल लीजिए कि अगर क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, कंसेप्ट गलत नहीं आता है कि फैक्ट नहीं आता है कि रिवीजन नहीं हुआ है, फिर उसके नोट्स बनाइए, साइज वो हैबिट बनाइए। हाँ, क्लास का असेसमेंट हो रहा है तो उस नोट्स को आप अपना जो बेसिक आपका नोटबुक है उसी में कोई पेज बना के लगा हाँ सकते हैं। बिल्कुल। पर वो क्या है ना, वो अप्रोच है, एटीट्यूड है। अगर वो सही करने की आदत अगर बढ़ गई तो फिर वो हर जगह रेप्लिकेट होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हैबिट, हम वो हैबिट डेवलप कर पा रहे हैं। और वो हैबिट कैसे डेवलप होगा कि जैसे सर ने गाइड किया कि ST1 ST2 उधर से होने लगा। अब भाई देखा जाए तो 7 गुना 14 तो उधर ही आपको ST मिल जाएंगे, फिर इधर और मिल जाएंगे, तो 20-21 तो आपको सेक्शनल टेस्ट ही मिल जाएगा। तो सेक्शनल टेस्ट में आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, फिर आप जब फुल लेंथ करेंगे तो वो अपने आप आएगा, निकल के आने लगेंगे नेचुरली। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको 15 टेस्ट देने, ऐसे नहीं देना है, पूरा रिवीजन करना है। मतलब रिवीजन और ये टेस्ट ये इंटीग्रेटेड है। अगर आप 2 दिन में एक टेस्ट लगा रहे हैं तो मतलब 2 दिन आपने रिवाइज किया फिर एक टेस्ट लगाया, ठीक है, 15 दूनी 30 ही दिन हुए और मनीष सर आउट सब ऑफ। कुछ रिवाइज किया, हाँ, पीछे जितने भी पॉइंटर सब कुछ बनाए हैं, सब कुछ जो भी बिल्कुल सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो भी सेक्शनल टेस्ट हैं, वो सब आप रिवीजन सब करके रिवीजन। फुल लेंथ पे कूदेंगे। हाँ, ये नहीं कि फुल लेंथ पे कूद गए, सारे जो आपने सेक्शनल टेस्ट दिए उनके जो पॉइंटर बनाए वो रिवाइज करिए, घटना चक्र को रिवाइज करिए, और सब रिवीजन हो जाता है क्योंकि सिर्फ हाईलाइट करके जब आप रखेंगे तो खटखट बिल्कुल बिल्कुल। बार बार रिकॉल कर, बार बार रिवाइज करो, रिकॉल होने लगता और अपने पे भरोसा भी रखो, यहाँ पे है। सबसे जरूरी अपने पे भरोसा रखो कि एक पेज है तो ये नहीं कि बिल्कुल शब्द सब भाई शब्द आगे बढ़ रहे हैं। अरे ठीक है, आपने 15 बार उसको पढ़ रखा है तो एक नज़र डालनी, एक बार ट्रेवर्स करना है उस पूरे कंटेंट को आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अक्षर बाई अक्षर पढ़ रहे हैं, तब तो ये एक दिन में ख़त्म ही नहीं होगा, इसमें फिर 15 दिन आपको लग जाएगा एक ही फुल लेंथ टेस्ट लगाने में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। उसके साथ साथ तो मतलब ये 36 दिन में आपके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं अगर मैं देखूं तो। पहला कंपोनेंट क्या है, FL रिवीजन, दूसरा है FLT फुल लेंथ टेस्ट, और तीसरा है आपका CSAT। CSAT को मत भूलिएगा। देखिए समस्या ये है कि CSAT ईयर बाय ईयर थोड़ा सा देखेंगे उसका लेवल UPSC के तो आसपास भी नहीं है, लेकिन वो बढ़ रहा है। और जून की गर्मी, और इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत हष्ट पुष्ट हैं, है ना, सेहत बहुत अच्छी रहती है उनकी, ये सरकाज़म है मेरा, ध्यान रखिएगा। तो जून की गर्मी में दोपहर के 2 बजे
हो सकता है कि आपका दिमाग आपका साथ छोड़ दे और आपने सोचा कि सीसैट तो हम निकाल ही लेंगे, सीसैट में क्या पढ़ना। तब वहाँ पे प्रैक्टिस काम आती है कि कितना आपने मसल मेमोरी कितनी है आपकी, ठीक है, कितना आपने उस चीज़ को पहले किया हुआ है। हो सकता है वहाँ पे 2 + 2 = 5 लिखा है आप, गर्मी में होता है, मैं बता रहा हूँ गर्मी में होता है ये सब, जब इतनी, और सेंटर ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पंखा भी ऐसे 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 चलता है ना, तो बहुत अच्छी सेंटर्स नहीं होते हैं। अभी आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, यहाँ पढ़ रहे होंगे एसी लगा के, पसीना ऐसे ऐसे गिरता है नीचे, ठीक। तो ध्यान में रखना उन सब चीज़ों को। सीसैट भी आपको करना है। सीसैट में मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है कि जितने भी सेक्शंस हैं, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, आपका कम्युनिकेशन से पूछा जाता है, आपका कॉम्प्रहेंसन से पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर होता है, पैसेज होता है, उन सब के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, PYQs लगा लीजिए। उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना। यूपी PCS का सीसैट इतना भी कठिन नहीं आता। अगर आपने PYQs लगा लिया है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सीसैट, तो जैसा मैंने बताया 15 फुल लेंथ टेस्ट विथ रिवीजन सीसैट करना है। अब दिन में आप इसको 2 से 3 घंटे अलॉट कर लीजिए, इसको आप दिन में 4 से 5 घंटे अलॉट कर लीजिए, ठीक है। फिर जिस चीज पे आपको ध्यान देना था, मैंने कहा था मल्टीपल रिवीजन्स लगाने हैं आपको, वो है करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे आई दृष्टि का कंपाइल्ड वर्जन आ चुका होगा, ईयरली वाला, पूरा 1 साल का। उसको आप क्या करें, इस 36 दिन में उसको 3 भाग में बांटिए आप, 20 डेज, 8 डेज, 8 डेज। अब इस 20 दिन में आप इसकी पहली रीडिंग लगाएंगे। और पहली रीडिंग कैसे लगाएंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया था, पेजेस काउंट करिए। मान लीजिए 200 पेज हैं, 20 दिन है, तो पर डे आपको कितने पेज करने हैं? 10 पेजेस हुए ना। अगर 200 पेज हैं तो पर डे आपके 10 पेज हुए। अब 10 पेज में एक ही डायमेंशन के 10 पेज नहीं पढ़ने, अलग अलग सब्जेक्ट्स में 2 पेज 2 पेज 2 पेज एलोकेट कर लीजिए और उसको करिए आप, ठीक। 20 दिन में आपकी पहली रीडिंग हो जानी चाहिए। अगले 8 दिन में इसका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक। फिर अगले 8 दिन में इसका दूसरा रिवीजन हो जाना चाहिए, सेकंड रिवीजन। क्लियर हो रही बात कि नहीं? और इसको आप दिन में कम से कम 5 घंटे एलोकेट करेंगे, 5 आवर्स फॉर करंट अफेयर्स। अब ये आखिरी के 40 दिन मैंने बताया आपको ठीक ठाक मेहनत करनी होगी। 11 से 12 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, 5-6 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 11-12 घंटे आपको देने 10 पड़ेंगे। घंटे का तो क्लॉक बना लीजिए, 10 घंटे से कम में काम नहीं होगा। वो सिर्फ यूट्यूब पे बोलने में अच्छा हाँ। लगता है, 7 घंटा 6 घंटा उधर जाकर बोलना था, तो टॉप का लेना मैं बता 4 घंटे बोलूँगा। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। भी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर रियलिटी कुछ और है। मतलब वो एक कहावत है ना कि आग पर चलने का जो है जज्बा होना चाहिए, वास्तविकता में नहीं चलना चाहिए। मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आग के दरिया में जो है कूद जाना है, वास्तव में नहीं कूदना है। 7 घंटा सुनने में अच्छा लगता है, 7 घंटा पढ़ना नहीं है, नहीं तो सही में कूद जाओगे। तो बर्न हील भी काम नहीं करेगा उसके बाद। अच्छा एक बात मैं बता दूं, अगर सीसैट कहीं रुक गया और जीएस हो गया तो मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो आपकी हेल्प कर पाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं भी सीसैट के लिए थोड़ा 5 हाँ। मिनट बताऊंगा। ठीक है, तो उसको अभी सर बताएंगे आपको कि कैसे उस पर ध्यान देना है। तो 36 दिन में आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे ये काम करना है। आखिरी के 4 दिन 8 और 9 अक्टूबर जो आपका पॉइंटर्स वाला वो कंपाइल्ड वर्जन था, 2 दिन में उसको रिवाइज कर डालिए, ठीक है। फिर आखिरी के जो 2 दिन बचे उसमें आप फिर से वही जो आई दृष्टि थी इसका एक रिवीजन कर डालिए और 11 तारीख की शाम को ये सब क्लोज कर दीजिए। फिर नहीं पढ़ना है, 6 बजे तक क्लोज कर दीजिए। फिर कोई अच्छी सी मूवी जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको मोटिवेट करती हो, लक्ष्य है, ठीक है, उसके अलावा एक भाग मिल्खा, ये सब मूवीज़ हैं, इसको देखिए, थोड़ा मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से खाइए पिए,
रात को जल्दी सो जाइए, सेंटर पे जल्दी पहुंचना है आपको, पहले से एक दिन पहले पेन वेन सब, एडमिट कार्ड कम से कम उसकी 2 कॉपीज निकाल के रख लीजिए, है सुबह। जिन लोगों के सेंटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए हुए हो, जब रात को वहाँ पे पहुँचो, एक बार जाके सेंटर देखो, ये बहुत जरूरी होता है। फिर आप हड़बड़ा जाएंगे पूरी तरीके से। एक बात और है, जब आप अंदर इंटर करेंगे तो थोड़ा सा शांत करिए खुद को एकदम, जब तक मिलता नहीं है आप, ठीक है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं क्या करता था, मैं किशोर कुमार के गाने अपना सर रख लेता था और बढ़िया गाने, मतलब तेज़ तेज़ नहीं वरना भगा देते वहाँ से, ठीक है। किशोर कुमार के गाने जो एक दो मेरे फेवरेट थे वो गाता था, रिलैक्स करता था खुद को। और फिर एक चीज़ समझिए, एक चीज़ खुद को समझाइए, जैसा कि गीता में कृष्ण ने कहा था कि अपना कर्म करो, आउटकम जो होगा वो होगा, देखी जाएगी। इतना मेहनत आपने किया है उस पर भरोसा रखिए, और जो अगले 2 घंटे हैं खुद को पूरी तरीके से उन 2 घंटे के लिए समर्पित करिए, ठीक है। अब रुका नहीं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूँ, मनीष ने यूपीएससी और स्टेट का भी एक बार इन्होंने स्टेट भी अटेम्प्ट किया है और यूपीएससी भी इन्होंने अटेम्प्ट किया है। इनके कोई भी प्रीलिम्स नहीं हुए, हर बार क्लियर हुए। मेंस में दिक्कत हुई है किसी से, मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए। ओके ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर का? क्वेश्चन ये है कि अगर पेपर, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और पेपर मेरे सामने अब आ गया, तो मेरा पेपर आते ही पहला टेक क्या होना चाहिए, पहली चीज़ मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ आपको अगर आइडियली कुछ करना चाहिए तो ये करना चाहिए कि पेपर ओपन करने के बाद, राइट, आप सभी सेक्शन को एक बार जस्ट सरसरी निगाह से देख लीजिए और लास्ट तक जाके देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 150 की जगह प्रिंटिंग में कुछ समथिंग प्रॉब्लम है या ऐसा है। एक बार जरूर नज़र मार लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से हम अपेक्षाएं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि एक बार पूरा पेपर देखने के बाद, आप चूंकि इतने महीनों से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जो सब्जेक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस रहा है लंबे टाइम से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि चाहे कोई भी पेपर हो, मेरा कॉन्फिडेंस किस पेपर के ऊपर है, तो मेरा एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, जिसमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है। मनीष सर से अगर आप पूछेंगे तो ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा ज्योग्राफी। अब क्या है कि अगर मैं ये एग्जाम दे रहा हूं तो मैं अपनी पहली शुरुआत पॉलिटी से ही करूंगा, राइट, पहली शुरुआत मैं अपनी पॉलिटी से ही करूंगा। अब जो पार्ट 2 है सर के क्वेश्चन का, वो ये है कि जब हम इसको कर रहे हैं तो हमें बबल कैसे भरना चाहिए और कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो आपने मान लीजिए कि आपका दूसरा सेक्शन पॉलिटी से, आपने दूसरे सेक्शन से स्टार्ट किया करना, ठीक है। तो आप 3 तरीके के क्वेश्चन एक्सपीरियंस करेंगे। पहला, आपको वो क्वेश्चन मिलेगा जो क्वेश्चन आप देखते ही इमीडिएटली कर जाएंगे, आपको बिल्कुल कोई थॉट देना ही नहीं है, देखा हो गया, पेंसिल रखो, मार्किंग करो, वही मार्किंग करो और वहीं बबल को फिल कर दो। कोई वेट मत करो कि मैं बाद में बबल फिल करूंगा, वहीं का वहीं साथ के साथ बबल फिल कर दो। पॉलिटी आपने खत्म कर लिया, सेकंड फेवरेट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी पे स्विच किए, ज्योग्राफी का भी ये काम कर डाला। ऐसे करते हुए पूरा जो 150 क्वेश्चन है, उस 150 क्वेश्चन के वे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको पहली टेक में ही, देखते ही आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है, पहले उनके बबल फिल कर लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि वो 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहली बार में देखते ही सॉल्व कर गए, यानी कि आप इस लड़ाई में पूरी तरीके से सीरियसली दिख रहे हैं। चाहे वो 50 क्वेश्चन भी हो सकता है, 60 क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा, जैसे जब आप पहली बार पेपर रीड कर रहे हैं तभी आपको ये काम करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं या ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे 3 तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। पहला क्वेश्चन वो दिखेगा जो मुझे देखते ही आ गया, देखते ही आ गया, तुरंत उसका बबल यहीं पे फिल कर दिया, कहानी खत्म कर दी। दूसरा कैटेगरी का वो क्वेश्चन होगा जो देख रहा हूं, उसके 1-2 ऑप्शन मुझे लग रहे हैं कि मैं कनेक्ट हो रहा हूं,
लेकिन एक दो ऑप्शन मुझे कनेक्ट होते हुए नहीं लग रहे हैं, तो ये दूसरे कैटेगरी का होगा। यहाँ पे चाहो तो एक पेंसिल से स्टार मार्क बना दो। एग्जामिनर तुमसे बोलेगा पेपर पे कुछ मत लिखो, कुछ नहीं होता है, ठीक है, पेन से मत करो, पेंसिल से करो, ज़्यादा चिमचिम होगा मिटा लेंगे बाद में। और तीसरा कैटेगरी वो आएगा जो आप देखोगे और आपको लगेगा कि यार इसमें से चारों में से कुछ भी नहीं पता लग रहा है मुझे, समझ में आ रहा है? तो चारों में से कुछ भी पता नहीं लग रहा, उसके लिए एक अलग क्रॉस मार्क बना लो। आप इसमें डैश बना सकते हो, क्रॉस बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। दिस इज फॉर योर इंटरनल यूज। अब पहली बार में जब मैं निकला तो जो जो मुझे आता है मैं बबल भरता गया। मैंने 60 क्वेश्चन अपने सिक्योर कर लिए, ठीक है दीपंकर। अब मेरे पास बचे 90 क्वेश्चन। अब 90 क्वेश्चन में अब मैं जब दूसरी बार आऊंगा तो मैं इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दूंगा, मुझे बात ही नहीं करनी इसके ऊपर भाई, सोचना ही नहीं इसके ऊपर। मैं इधर खोपड़ी लगाना शुरू करूंगा। मैं देखूंगा कि थोड़ा बहुत खुद को पुश करके, थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके, थोड़ी चीजें रिकॉल करके निश्चित रूप से यहां से आपको 20 से 25 क्वेश्चन निकलते हुए दिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है? 20 to 25 क्वेश्चन आपको यहां से निकलते हुए दिखेंगे। अब ये जब क्वेश्चन निकल गए, इसके बाद अभी भी मेरे पास तकरीबन 55-60 क्वेश्चन का जोन बचा हुआ है, जो मेरे लिए ट्रबल वाला क्वेश्चन है। अब मैं एक एक क्वेश्चन को पकड़ूंगा और एक एक कीवर्ड को पढ़ूंगा और उन कीवर्ड से अपने पुराना जो मैंने पढ़ा है उसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा, रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। एंड आई गारंटी दैट कि अगर आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करते हैं और पहला जो इंट्यूशन आपके मन में आता है एक बार जरूर उसको साइड में रख लीजिए, क्योंकि आप रिकॉल करके, जब रिकॉल का मतलब कंफ्यूज होना नहीं है, पहला जो इंट्यूशन होता है अक्सर वही निकल के आता है, क्योंकि जो आपने इंफॉर्मेशन अपने पढ़ा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, पता है, वो आपको लेके पहुंचता है वहां पे, वो तार लिंक करता है। वो एक अलग बात है कि तुम उस तार को तोड़ देते हो, क्योंकि यू हैव टू बी परफेक्शनिस्ट ना, यही सिखाया गया है ना, नहीं बनना है भाई। वो लेके जाएगा आपको, और आपको जब वो लेके जाएगा तो आप देखेंगे कि वहां से भी आपके 15-20 क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे। नाउ यू आर इनटू ऑलमोस्ट सिक्योर जोन। ये 60 नहीं होना चाहिए, ये 60 तब होगा जब तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। जो तरीका मनीष सर ने बताया है, अगर उस तरीके को आप अपनाएंगे ना बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये 85 का जोन होगा। यहां आप 85 पे रहेंगे, फिर आप 105-110 की जोन में चले जाएंगे। 5-10 अगर गलत भी हो गया तो भी कोई बात नहीं। तो अप्रोच करने का पता चल गया, पेपर उठाएंगे, पूरा पेपर फटाक से स्कैन करेंगे, इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद सबसे इजी वाला सेक्शन अपना उठाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसके जो एकदम देखते ही क्वेश्चन आ रहा है उसको बबल फिल कर लेंगे। जो थोड़ा सा देखने में लगता है कि नहीं थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, 1 स्टार मार्क पुट कर लिया। जो देख के लगता है कि नहीं भाई ये नहीं होने वाला अभी, इस पर तो टाइम नहीं दे सकते, उसको क्रॉस मार्क लगा दिया। फिर आगे बढ़ गए, फिर सेकंड वाले में आए तो जो सेकंड डिफिकल्ट था उसको किया, और फिर लास्ट में आके यहाँ लड़ाई करेंगे। थोड़ा दाएं बाएं भी चल जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, सब हो जाता है ना, लेकिन वो लड़ाई यहाँ पे लड़ेंगे, क्योंकि तब तक आप, अगर मैं कह रहा हूँ अगर तुम नहीं भी 85 अगर 80 पे भी रहोगे तब भी तुम बहुत सिक्योर जोन में हो। और कॉन्फिडेंस कितना हाई रहेगा आपका कि नहीं यार कर लिया मैंने ये। और एक बात और कि आप ये जो करते हो ना कि पहले सारा ऐसे टिक मार्क कर लिया, फिर बाद में उसके पैरेलल में जाके बबल फिल किया, इसमें 1-2 मैनुअल मिस्टेक होते ही होते हैं। और मैं कोई एक बच्चा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, और मैं 99% एक्यूरेसी बता रहा हूं। इसमें 99% एक्यूरेसी यही है कि जरूर 1-2 गलत होता है, सिर्फ 1-2% एक्सेप्शन होते हैं जिनका नहीं होता है। अगर ये वाला अप्रोच है कि सारा तुमने जो है एक साथ इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद तुमने बबल फिल करना शुरू किया, डेफिनेट गलत होता है। और एक बात याद रहे, अगर वो गलत हुआ जो तुमको 100% आ रहा था, तो ये नेक्स्ट टू क्राइम है, अपराध है ये। किसके साथ? तुम्हारे खुद के साथ। मतलब ये वो क्राइम है जिसमें ना तुम कहीं अपील कर सकते हो ना दलील कर सकते हो। तुमने करा ना अपने साथ वो क्राइम, मत करो, इधर करो। और आज से ही आदत बना लो। ऐसा नहीं है अगर आदत खराब हुई है तो ठीक करो ना, 5 महीने किस लिए मिला है तुमको, करो उसमें आदत ठीक।
ये वाली आदत पे आओ, क्लियर है? एक चीज तो ये है। दूसरी, इसमें आई थिंक यही 2 पार्ट था क्वेश्चन का। अब मैं कुछ जनरल बातें आप लोगों से करूंगा और फिर सीसैट पे भी बात करूंगा। जनरल बात क्या है, मैं बार बार बोलता हूं, मेरे कई स्टूडेंट हैं जो मेरे इंटरनल हैं, जो मुझसे रोज मिलते हैं, रोज मेरे में जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे साथ हमेशा जुड़े हुए नहीं हैं। एग्जामिनेशन जो होता है ना, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, जितने भी दुनिया में इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कैट, जीमैट, ये एग्जामिनेशन जो होता है ये आपके सिर्फ नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है। इट इज हाफ ऑफ द नॉलेज एंड हाफ ऑफ द माइंडसेट। ये आधा गेम नॉलेज का है और आधा गेम माइंडसेट का है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर बनाने वाले को ये पता है कि ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किस पोस्ट पर सर्विस देने जा रहे हैं, ठीक? तो आपका जो पेपर फ्रेम करने का जो उनका तरीका होता है वो तुम्हारे दिमाग के हिसाब से होता है कि तुम इंजीनियर हो, तुम इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे कि तुम जाओगे इंजीनियरिंग की सर्विस देने, राइट? तो वो पेपर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जब आप गेट का पेपर देंगे तो वो गेट का पेपर बनाने वाले को पता है कि ये एग्जाम क्लियर करके तुम या तो हायर एजुकेशन में एमटेक करोगे या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सर्व करोगे। वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैट का पेपर बनाया जाता है तो उसका माइंडसेट अलग है। ऐसे ही यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो पेपर बनाने वाला है उसको ये बात पता है कि जो मैं ये पेपर बना रहा हूं, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद तुम किस सर्विस पे सर्विस देने जाने वाले हो, किस पोस्ट पे तुम सर्विस देने वाले हो। तो उसको सिर्फ तुम्हारे नॉलेज से लेना देना नहीं है। नॉलेज तो बीए वालों को भी बहुत आता है, एमए और पीएचडी वालों को भी बहुत आता है, लेकिन वो आईएएस या पीसीएस नहीं बनते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट वो नहीं होता है। यहां खेल माइंडसेट का है। तो वो पेपर ऐसा बनाएगा जिससे वो देखेगा कि वाकई तुम्हारे अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल है कि नहीं है। तो क्या करेगा कि वो इस पेपर के एक सेक्शन में से किसी 50% के सेक्शन को बहुत डिफिकल्ट कर देगा और 50% के सेक्शन को बहुत इजी कर देगा या मॉडरेट कर देगा, या कुछ और भी रेशियो हो सकता है, मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। अब तुमने पेपर ओपन किया और पहले पेज पे तुमको दिखा कि भाई एक भी नहीं आ रहा है, दूसरे पेज पे देखा एक भी नहीं आ रहा है। अब हालत क्या हुई? हालत ये हुई कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए इस तैयारी में खुद के ब्रेन को ट्रेन नहीं किए हैं, वो पहली स्टेज में टाटा फेस, वो गए, खत्म। उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पेपर वाले को, वो कर दिया तुमको फिल्टर, आउट कर दिया, क्योंकि तुमने खुद को क्या कर लिया? आउट कर लिया। यू हैव टू बी वेरी काम ओवर देयर। बहुत शांत होना है और एक बात ना अपने दिमाग में सोचनी है। वही घटना चक्र मैं भी पढ़ा हूँ, वही घटना चक्र तुम भी पढ़े हो, वही स्पेक्ट्रम मैं भी पढ़ा हूँ, वही टेस्ट सीरीज मैं भी दिया हूँ। सारे मार्केट का टेस्ट सीरीज एक ही होता है। ये जितने भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं, दे आर दी फ्रूट्स ऑफ द सेम मार्केट, फ्रूट ऑफ द सेम बास्केट, है ना, बंच ऑफ सेम, मतलब मंकीज, सेम है, सब वही है। तो मैंने भी वही टेस्ट सीरीज दिया है, मैंने भी वही किताबें पढ़ी हैं, मैंने भी वही घटना चक्र पढ़ी है। तो जो गति मोरी तो गति तोरी, जो हालत मेरी होगी बाकी की भी हालत वही होगी। मान लो कि बाकी की हालत होगी, लेकिन ये लड़ाई जीतेगा कौन? ये लड़ाई वो जीतेगा जो उस 2 घंटे में अपने पिछले 2 साल के या 1.5 साल के किए गए मेहनत पे भरोसा रखेगा कि भाई मैंने जो 2 साल में किया है वो ये 2 घंटा कबाड़ा नहीं कर सकता, उसका, इसकी औकात नहीं है कबाड़ा करने की। वो दिमाग के अंदर तुरंत आना चाहिए और बिल्कुल काम हो जाइए और एक एक क्वेश्चन को रीड करना शुरू करिए और सेम वो टेक्निक अपनाइए जो मैंने आपको बताया था। और 2 घंटा, मैं कह रहा हूं कि 150 क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड को देखो, उसको 2 बार 3 बार रीड करो। आई एम 100% श्योर कि हो सकता है कि 150 में से तुम 79, 80, 85 क्वेश्चन ही बना के बाहर निकलो, लेकिन हालत ये होगी कि जो लोग इस माइंडसेट के साथ नहीं लड़ रहे होंगे
वो 60-65 पे लटके हुए दिखेंगे एंड यू वुड बी क्वालिफाइड, क्योंकि ये तो रिलेटिव परफॉर्मेंस है ना भाई, एब्सोल्यूट थोड़े ना है, कट ऑफ बनना है। तो ये पूरा का पूरा जो गेम है वो सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ऑल्दो नॉलेज इज द 50%, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना नॉलेज के घुस जाओगे तो हो जाएगा, बट 50% माइंडसेट है, 50% कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने 1.5 सालों में किया है वो एक दिन में खराब नहीं हो सकता। पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, पेपर आसान है तो सबके लिए है। तुमने जो 2 घंटे में खुद को संभाल लिया तो फिर तुम अंदर हो और नहीं तो बाहर हो। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम वहां पे क्या करोगे। एक और सिचुएशन आ सकता है, दूसरी सिचुएशन ये आएगी कि एकदम घलुआ पेपर मिलेगा, पेपर पहला उठाया और मैं भड़ाक, पता चला कि इतना एक्साइटेड हो गए कि जो सही था वो भी गलत फील कर दिए। भाई ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड। यू आर ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट, you have to be very balanced because you are going to be an administrator by the end of day। उस पेपर बनाने वाले को भी पता है कि वो क्या है, तुमको एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। और एक बात और है, वो जानबूझ के पेपर बनाने वाला हर 5वें 6वें क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ऐसा फेंकता है कि उसमें तुम उलझ जाओ और तुम बैठ के और वहीं पे देखते रहो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तुम जब एसडीएम बनोगे तो तुम्हारे पास कम से कम 12-14 डिपार्टमेंट होंगे, सारे 12-14 डिपार्टमेंट के फाइल तुम्हारे पास आएंगे। तो क्या तुम सारा फाइल बैठ के पढ़ोगे दिन भर, या तुम उसके क्रक्स को समझोगे कि उसमें से इस फाइल में अगर 20 पेज है तो मेरे काम की चीज कौन है? मेरे काम की चीज है जो समीक्षा वाला पेज है, जो उसका पूरा बना हुआ है क्रक्स वो है। तो आपको यह समझना है कि आपके लिए इस फाइल में से क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है और क्या गैर जरूरी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें वो एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है जो देखते ही जो है हालत खराब हो रही है, वो 5 क्वेश्चन जरूरी है, 6 क्वेश्चन जो देख के हो जा रहा है। तो फिर एक है ना वो दिया ही गया है छोड़ने के लिए, पता तो चले कि हाँ तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो, ऐसा तो नहीं कि तुमको बना दिया गया एसडीएम और तुम हर जगह ही उलझे पड़े हुए हो, तो नहीं होगा ना। यू हैव टू फोकस ऑन दी थिंग्स कि जो तुम्हारे लिए जरूरी है। सो माइंडसेट का गेम ये है। आपको एग्जाम के अंदर ये दोनों अप्रोच जो मैं आपको बताया हूं कि आप पेपर के साथ अपने टेम्परामेंट नहीं लूज करेंगे, क्योंकि कोई भी पेपर आपका टेम्परामेंट चेक करता है, और सिविल सर्विसेज तो स्पेशली क्या चेक करता है, आपका टेम्परामेंट ही चेक करता है। तो नॉलेज इज जस्ट वन पार्ट, रेस्ट इज द माइंडसेट एंड टेम्परामेंट। दूसरी चीज कि आप इसको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में सेग्रीगेट करना सीखेंगे। और ये मैं जितनी बातें बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपने इसको कल से जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट की अगर उसको आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो ये आपके लिए इंस्ट्रूमेंट होगा, ये आपके लिए इक्विपमेंट होगा। और अगर आपने सोचा कि हम ये एग्जाम में कर लेंगे तो सिर्फ ये भाषण रहेगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि तुम इन चीज़ों को लेके कल के ही टेस्ट से शुरू कर देते हो कि नहीं इस काम को, यू विल गेट द बेनिफिट, आई एम 100% श्योर। अभी मैं सी सेट पे स्विच करूंगा, बट यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, मतलब इससे उस शेड्यूल से रिलेटेड कुछ भी, एनीथिंग। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? शिवम, ओके, शिवम पाल, ओके ठीक है। हाँ, मेरी आपकी आई थिंक पहली बार मुलाकात हुई। हाँ ठीक है, एनी क्वेश्चन? सब आता है? बाकी तो सब मेरे क्लास में ही रहेंगे, कल पूछ दूंगा। आता है ना सबको? वो प्लानिंग वाला पेपर मिल गया है। सबकी जिम्मेदारी ये है कि ये प्लानिंग के पेपर के ऊपर अपने हिसाब से प्लानिंग कस्टमाइज करके, हो सकता है कि जो हमने और सर ने जो मिलके बनाया है, ठीक है, तो उसमें आपके हिसाब से कुछ कुछ कस्टमाइजेशन थोड़ी नहीं, तो ये ब्रॉड एक आपको गाइडलाइन है, इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके हमें बता सकते हैं। बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो मेंटेन रहेगा, क्वालिटी वाला उसको नहीं लेके जाना है कि पता चला कि जो है अमेंडमेंट के चक्कर में बेसिक स्ट्रक्चर ही खा गए, वो नहीं करना है, ठीक है ना। बट थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपने हिसाब से हमें सेंड करेंगे। क्लियर है दीपांकर? ब्रॉड एक आइडिया है, इट इज बेसिकली स्केलेटन। ये क्या है? एक स्केलेटन है, एंड समहाउ यू हैव टू फिल दी
few things and few colors from your experience and from your understanding without taking the skeleton out, है ना, स्केलेटन उठा के नहीं डाल देना बक्से में, वो ध्यान रहे। अब यहाँ तक ठीक है, तो सी सेट पे बात करें कि सी सेट को कैसे, हाँ और बनता है इसमें कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आउट ऑफ 150। ये बहुत सब्जेक्टिव है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, और मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। बस एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके लिए कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे लिए 150 में से 125 क्वेश्चन काम कर सकता है, मनीष के लिए 115 क्वेश्चन काम कर सकता है, आपके लिए 110 क्वेश्चन काम कर सकता है, किसी के लिए 140 क्वेश्चन काम कर सकता है। लेकिन मैं 125 क्वेश्चन की जोन वाला हूं, या मैं 110 क्वेश्चन की जोन वाला हूं, या मैं 140 की क्वेश्चन की जोन वाला हूं, ये बात आपको समझ में आएगी सेक्शनल टेस्ट देने के बाद। जब आप अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करने के बाद उसको कहीं से डाटा उसका जब मेंटेन करेंगे आप, कि आपने किसी पहले सेक्शनल टेस्ट में 150 में से 140 किया तो आपके 40 गलत हो गए, फिर आपने देखा कि 120 किया तो 15 ही गलत हुए। तो आपको सेक्शनल टेस्ट देने के बाद जो आप डेटा मेंटेन करेंगे, जो मैं आपको सिखा दूंगा, उसके लिए एक छोटा सा सेशन रख के मैं सिखा दूंगा आपको, तो आपको ना वो पिक्चर क्लियर करेगा कि मैं 125 की जोन वाला हूं, 135 की जोन वाला हूं, या 115 की जोन वाला हूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बेटा? एक्यूरेसी। तो वो आपको बताएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद समझ जाते हैं कि मैं 125 क्वेश्चन अगर कर रहा हूं तो सम हाउ मेरे नेट 112-15 निकल रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार 125 पे तो नहीं निकल पा रहा है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मैं तो जब 140 तक जा रहा हूँ तब मेरा काम हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 105 और 107 पे ही 100 से ऊपर बना ले रहे हैं। तो ये आपको तब रियलाइज होगा जब आप अपने सेक्शनल टेस्ट को, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हुए और कितने आपने के गलत हुए और कितने आपने छोड़े, जब ये एक एक्सेल पे डेटा बनाओगे तो वो एक्सेल तुमको गाइड करेगा। मैट्रिक्स बोलता हूं मैं इसको, वो मैट्रिक्स आपको गाइड करेगा कि वास्तव में आप कौन से जोन वाले हो। हम एवरेज निकाल लेंगे, मैं तो वैसे भी 1 to 1 ही कराते हैं हम लोग सारा काम, अपने को कौन सा पूरा हिंदुस्तान चाहिए, है ना। तो वो मैट्रिक्स खींच लेंगे हम लोग, वहाँ से पता चल जाएगा कि भैया तुम कौन से जोन वाले हो, जिस जोन वाले में हो वहाँ भी उसी जोन वाले में हो रहो। समझ में आ रहा है ना। और ऐसा नहीं हो कि गौतम गंभीर और सहवाग बनने की कोशिश करो और पता चला ना सहवाग रहे ना गौतम गंभीर रहे। तो जो नेट पे प्रैक्टिस किया है वही जाके असली वाले मैच में ही परफॉर्म करना है, ज़्यादा आड़ा टेढ़ा काम नहीं करना है। तो आई थिंक कि इसका जवाब मिल गया होगा इन लोगों को कि द सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट विल गाइड अस कि हम लोग किस जोन वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन एक मेरी एक्सपेक्टेशन सभी स्टूडेंट से रहेगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो नेट लैंडिंग होनी चाहिए, मतलब जो नेट करेक्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मेरी एक्सपेक्टेशन प्रत्येक बच्चे से है कि 100 से कम नहीं होनी चाहिए। पूछो क्यों? 10-12 क्वेश्चन का तो तुम्हें आशीर्वाद मिल जाएगा जो हर साल मिलता है, तो उसे तो तुम गिनो ही मत ना भाई, उसे मत गिनो, और तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या कर लोगे भाई? ज़्यादा ज़्यादा चिल्लाओगे, मोमबत्ती जलाओगे, हरी नीली पीली झंडी दिखाओगे, वो बोलेगा हम देखते ही नहीं, जाओ, बात खत्म हो गई ना। तो हमें तो 100 से ऊपर चाहिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि वो 10 क्वेश्चन गड़बड़ होगा। मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है मानने में कि 10 क्वेश्चन गलत होगा। तो नेट जो लैंडिंग होनी चाहिए वो 100 पे लेके आना है। इसके लिए सिर पैर शीर्षासन मुर्दासन जो करना है करो। 5 महीने में पूरा गेम चेंज किया जा सकता है। मुझे आप 5 महीना दो, इस बुढ़ापे में बोल रहा हूं मैं, 40-42 साल की उम्र में, मुझे तुम उर्दू का दे दो, मैं उर्दू के कोई एग्जाम निकाल दूंगा जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। एग्जाम जो है ना उसको निकालने के लिए उसकी गर्दन पकड़नी पड़ती है। पूरे पीवाईक्यू को चाट जाओ, पीवाईक्यू के एक एक सेक्शन को पकड़ लो, उसके घटना चक्र करोगे ना, पॉइंटर करोगे, सारा पीवाईक्यू है, सब घोंट जाओ। जब डिटेल एनालिसिस जो सर ने 2 स्टेज एनालिसिस बनाया उसको ईमानदारी से एनालिसिस करो, ईमानदारी से उसके पॉइंटर नोट्स बनाओ
बार बार उसको रिवीजन करो। अगले 5 महीने के लिए पूरी तरीके से एमसीक्यू के जोन में फेंक दो अपने आप को। रात को सो तो एमसीक्यू सोचो, कोई कंटेंट अगर तुम्हारे सामने दिख रहा है तो उसके बारे में भी सोचो, अच्छा इससे क्या एमसीक्यू बनाया जा सकता है। डीप डाइव करो, अंदर घुसो। ये नहीं कि 8 घंटा एमसीक्यू कर रहे हैं, 2 घंटा मेंस भी साथ में लेके चल रहे हैं, तो सेलिंग ऑन 2 बोट्स नेवर गेट अक्रॉस। ना माया मिलेगा ना राम मिलेगा, दोनों एक साथ जाएगा। मैं बोला ना, माइंडसेट का गेम है। अपने दिमाग को ओरिएंट कर दो कि मैं पॉलिटी का कुछ भी सेक्शन पढ़ रहा हूं जो इस एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से है, मुझे वहां से पीवाईक्यू दिखने, मुझे वहां से एमसीक्यू दिखना चाहिए। मैं करंट कर रहा हूं, घटना चक्र आई दृष्टि ई दृष्टि, मुझे वहां से एमसीक्यू दिखने चाहिए। जब आप वो डीप डाइव करना शुरू करोगे और उस चीज को तैयारी करना बंद कर दो, तैयारी नहीं करना किसी को, कोई तैयारी नहीं करेगा, सब के सब इस एग्जाम को क्या करेंगे, जिएंगे, सोएंगे उसको साथ लेंगे, उठेंगे उसको साथ लेंगे। जब तक नहीं जियोगे तब तक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनोगे, मेरी गारंटी है। जीना शुरू करो यार। एमसीक्यू सोचो, एमसीक्यू पूरे 5 महीना तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एमसीक्यू चलना चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्टिव नहीं चलना चाहिए, जरूरत ही नहीं है चलाने की। फिर अगले 3 महीना चलाएंगे डिस्क्रिप्टिव। एक दिन आओ, मशीन की ओवरहॉलिंग करूंगा, फिर वो अगले 3 महीना जो है डिस्क्रिप्टिव करेगा वो। ठीक है, क्लियर है? यहां तक एकदम साथ में हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सीसैट की, कि भैया ये सीसैट वाला भूत कैसे उतारना है। बहुत सिंपल सा चीज है। सीसैट में भी कुछ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पे जो है एक किताब आती है मार्केट में, यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है। किसकी आती है बेटा? यूथ पब्लिकेशन की आती है किताब। इस किताब में एक अच्छी चीज होती है कि ये सीसैट के जो 6 सेक्शन होते हैं, वो 6 सेक्शन के हिसाब से उसने क्वेश्चन बना रखा है। जैसे वो क्या करता है कि 2012 से लेके और 2024 तक के क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पे जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 2012 से 14 तक का क्वेश्चन एक जगह दे देगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, तो 2012 से लेके और 14 तक का एक जगह दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो क्या करता है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना रखा है। जैसे हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन पढ़ते हैं ना जीएस के लिए, ऐसे यूथ पब्लिकेशन ने वो टॉपिक वाइज सीसैट बना रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को कहीं से भी देखो, यूट्यूब से देखो, जो अपना जो क्लास पढ़ा हुआ है वो देख लो, जाके ऐप में घुस के किसी किताब से पढ़ लो, किसी से पूछ लो, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद जो 2012 से लेके 24 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और उन क्वेश्चन को जब सॉल्व करो तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, या जो कह सकते हो टेक अवे, तो जो टेक अवे है उसको एक जगह एक पेज बना के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग करके उस टेक अवे को लिख लो, ताकि वो टेक अवे तुम बार बार देखते रहोगे। सेम काम आप कम्युनिकेशन में करिए, सेम काम आप जो है हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज में करिए। आई गारंटी दैट कि आप अगर इस चीज़ को 2 बार कर गए तो आपका जो है सीसैट के अंदर 50 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। और चाहिए कितना क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 50 ले गए, बात खत्म हो गई। वहां कमीशन नहीं ज़्यादा कुछ वो करती है, 1-2 ही रखती है ना, मैथमेटिक्स अच्छी है ना उनकी तो वो वहाँ नहीं करते हैं ज़्यादा, कर वहाँ 1-2 क्वेश्चन ही रहता है, तो 50 क्वेश्चन निकल लेंगे, आराम से निकलेंगे। बट ये अप्रोच आप, अच्छा ये सब कुछ करने के लिए यू हैव 5 मंथ, 5 महीने से ज़्यादा है। आज अगर आप कमिटमेंट कर लिए कि मैं अपने इस वीकनेस को दूर कर लूँगा, दुनिया की कोई ताकत उसको दूर करने से नहीं रोक सकती। मैं सिंपल बोलता हूँ, आज स्पॉट करो वो 5 चीज़ें। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, अब अपने जीवन का मत स्पॉट करने लगना। 5 चीजें प्रीलिम्स की स्पॉट करो, 10 चीजें स्पॉट करो जो तुम्हें परेशान करता है। हो सकता हो पॉलिटी का कोई टॉपिक हो, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक हो, एक पेज पे लिख लो। और वो तुमको डरा रहा है ना, तुमको डरा है, उससे पहले दौड़ा दो, सब छोड़ दो, साला 4 दिन खाली उसी को पढ़ो। कैसे नहीं आएगा भाई? आएगा कैसे नहीं? जो चीज याद रखो, जो चीज तुम्हें लाइफ में दौड़ाए, वो दौड़ाए या डराए उससे पहले उसको दौड़ा दो।
लगे कि अब ये डराएगा, दौड़ाना शुरू कर दो, भागना शुरू कर देगा वो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी टॉपिक, कुछ भी, केमिस्ट्री जैसा बेकार सब्जेक्ट, वो भी जो है अगर आप पीछे पड़ गए तो आपका हो जाएगा। मेरे लिए बेकार ही था वो, है ना। हाँ, तो मैंने तो एक बार किया था कि 10 दिन का शेड्यूल बना दिया था, कुछ और पढ़ा ही नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा था, तो अच्छा हो गया था। ऐसे ये मैं सब रियल टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। मेरे जो सब्जेक्ट खराब हैं या जो मेरे सब्जेक्ट खराब हुए, मैंने सब छोड़ के 5 दिन सिर्फ उसी को पढ़ा, उसी से बात करूंगा, उसी के बारे में सोचूंगा, उसी को देखूंगा, उसी को रिवाइज करूंगा, उसी को सूंघेंगे, सब उसी के साथ करेंगे। और वो देखना कि 6वें दिन तुमको वो बोलेगा कि हाँ सबसे आसान मैं ही हूँ, मुझसे ज़्यादा आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। प्लीज़ आप ये चीज़ करिए, और हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट भेजूंगा, डेली रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं भेज दूंगा, और आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपना डेली रिपोर्ट करेंगे कि आपने कितने घंटे क्या पढ़ा। ठीक है, तो वो करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, सिंपल है। नहीं करना है तो इससे अच्छा जो है बहुत सारे दुनिया में ऑप्शन है, हम वो करेंगे, उधर अच्छा करेंगे। लेकिन अगर ये करना है तो सिर्फ यही करना है। और पढ़ते टाइम प्रत्येक आदमी एक कमिटमेंट ले ले मुझसे कि जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो आप अपनी मोबाइल उठा के साइलेंट करके और अलमारी पे डाल देंगे, वो आपके सामने नहीं रहना चाहिए वो स्क्रीन। और आपने अगर 4 घंटे का एक शेड्यूल बनाया तो 4 घंटे के बाद अगर आप उठे तो आप उस मोबाइल को उठाइए और देखिए कि इसमें से कितनी कॉल या मैसेज है जो एसेंशियल है। जो एसेंशियल है उस पर कॉल करना है, और जो आपको लगता है कि ये एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल मतलब मम्मी पापा टीचर और बहुत ज़रूरी कोई, जो एसेंशियल नहीं है उसको बिल्कुल भी कॉल मत करिए। लेट देम गेट एंग्री। अगर वो आज आपकी सिचुएशन नहीं समझ सकता तो फिर वो कभी आपका सिचुएशन नहीं समझेगा, और फिर वो आपके साथ और आपका अटेंशन डिजर्व नहीं करता है। तो समझना है ना आपकी परिस्थिति कि भाई वो लड़का तैयारी कर रहा है, इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है जिसमें स्टेट के इतने बड़े चीज़ को सर्विस करना है, तो उसके लिए मोबाइल इंपॉर्टेंट है कि स्टडी इंपॉर्टेंट है। डाल दो अलमारी पे, कीप इट अवे, राइट। नो सोशल मीडिया, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, 5 month clear commitment, clear planning, clear execution, and game will be yours. I guarantee it. 5 महीना बस क्लियर प्लानिंग, क्लियर। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फंसते हो, आप में से कितने लोग हैं, हो सकता है मैं कभी आपका कॉल ना उठा पाऊँ लेकिन घंटे 2 घंटे बाद फ़ोन करूंगा। सो आई एम दैट मच अप्रोचेबल, मनीष सर इज दैट मच अप्रोचेबल। हो सकता है कि मैं आपको कभी कॉल ना उठा पाऊँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे कॉल करते हैं। कोई ऐसा है क्या कि जिसका मैं कॉल बैक कभी करता ही नहीं हूँ? कोई एक बताओ, कोई है क्या ऐसा? हाँ, 4 घंटे बाद कर सकता हूँ, हो सकता है मैं क्लास ले रहा हूँ या कुछ और काम कर रहा हूँ, तो ये आपको समझना होगा, राइट। लेकिन करूँगा तो आप मुझसे बताइए, एकेडमिक इशू है, नॉन एकेडमिक इशू। और एक बात और बता रहा हूँ, तुम्हारे जनरेशन के साथ क्या अच्छी चीज़ है, वो एकेडमिक चीज़ों में नहीं फंसती है, स्मार्ट है, इन्फॉर्मेशन बहुत है ना, उसकी एकेडमिक फंसती नॉन एकेडमिक से है, तो तुम वो भी आके डिस्कस करो। हाँ भाई, 70% स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं पा रहे हैं वो नॉन एकेडमिक चीज़ों के कारण नहीं पा रहे हैं। एकेडमिक ठीक है, उनका पढ़ने में अच्छे हैं वो, बट नॉन एकेडमिक इशूज इतने हैं कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आ जाता है, एकेडमिक्स पे आ जाता है, फिर हम फंस जाते हैं। तो वो जो नॉन एकेडमिक्स या एकेडमिक इशू जो तुम 2 दिन में सॉल्व करोगे, वो मैं तुमको 2 घंटे में सॉल्व करके दे दूंगा, तुम्हारा 46 घंटे बचा लूंगा। ये प्रॉफिट होगा तुम्हारा, समझ रहे हो? ये करो, देन वी शैल गेट दिस ऑल कमिटमेंट। एक साथ बोलेंगे, क्लियर है? 2025 क्लियर कमिटमेंट है, प्री फोड़ना है बस, ठीक। अभी कोई मेंस की बात नहीं होगी, एसए की बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। 2025 प्रीलिम्स फोड़ना है बस, खत्म, और कुछ नहीं सोचना है, ठीक। चलिए, वेल डन, थैंक यू। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन होगा तो आप मोबाइल पे पूछ सकते हैं।